हेलो चैंपियन स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन मैक्स स्टडीज बाय CS मयंक अग्रवाल यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज है हमारा डे 2 ऑफ 60 डेज 60 प्रॉब्लम 60 सॉल्यूशन सीरीज में, जिसमें हम CS एग्जीक्यूटिव के बच्चों के प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो प्रॉब्लम है वो लगभग हर CS स्टूडेंट के लाइफ में है और वो है CAFM, एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे बच्चे भागते हैं, डरते हैं और फेल भी हो जाते हैं। सिंगल डिजिट में मार्क्स आते हैं। ऐसा क्या कारण है कि इस सब्जेक्ट से बच्चे इतना घबराते हैं? क्यों इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया है? किस कारण से बच्चों के मार्क्स कम आते हैं? क्या सॉल्यूशन है? आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्लियर CAFM, अ जर्नी फ्रॉम 1 डिजिट मार्क्स टू 60 प्लस मार्क्स इन CAFM। डे 2 में बड़ा इंपॉर्टेंट है लेक्चर, क्योंकि आज के लेक्चर के बाद आपके मन से CAFM का डर हट जाएगा। मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि कैसे मैंने भारी भरकम न्यूमेरिकल सब्जेक्ट जैसे कंपनी अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो हमारे समय पे 100 मार्क्स के होते थे। भैया आपके पास तो 60 प्लस 40 का रेशियो, हमारे पास तो 100 मार्क्स का कंपनी अकाउंट, 100 मार्क्स का कॉस्ट अकाउंट, 100 मार्क्स का फाइनेंशियल मैनेजमेंट हुआ करता था और मैं वीक था न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में। आइए देखते हैं कि कैसे हमने इसे क्लियर किया। क्या क्या डिस्कस करेंगे बेटा आज के वीडियो में? आज के वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ CAFM इन CS कोर्स। CAFM को क्यों इंक्लूड किया गया है? दूसरा, क्यों बच्चों के 1 डिजिट में मार्क्स आते हैं? तीसरा, किस तरीके से मैंने न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स को क्लियर किया? और चौथा, क्या स्ट्रेटेजी होगी जिससे हम 60 प्लस मार्क्स CAFM में ला सकें? अब बात करते हैं, सबसे पहला है इंपॉर्टेंस ऑफ CAFM इन CS। देखिए, कंपनी सेक्रेटरी कौन होता है बेटा? कंपनी सेक्रेटरी होता है कंप्लायंस ऑफिसर। कंप्लायंस ऑफिसर का मतलब होता है जो लॉ में कही हुई बातों को कंपनीज से या बिजनेसमैन से कंप्लाई करवाए, ये चेक करे कि जो भी लॉज एप्लीकेबल है किसी कंपनी पे या बिजनेस पे वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस बताए और उन्हें बचाए। फिर यहाँ पे ये कंपनी अकाउंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहाँ से आ गया? तो देखिए बेटा, आपने CMSL सब्जेक्ट में 2 रेगुलेशंस पढ़े होंगे, सेबी LODR रेगुलेशन 2015 और सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015। अब यहाँ पे CS को कंप्लायंस ऑफिसर कहा गया है और प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग में एक प्रोविजन में ये कहा गया है कि हर एक लिस्टेड कंपनी को सीनियर फाइनेंशियल लिटरेट पर्सन को अपॉइंट करना है, जो कि कंप्लायंस ऑफिसर होगा, और कंप्लायंस ऑफिसर तो कंपनी सेक्रेटरी होता है। तो इसका मतलब यह है कि कंपनी सेक्रेटरी को फाइनेंशियल लिटरेसी होना चाहिए सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015 के हिसाब से, तब हमारा स्कोप बना रहेगा ना। तो इसका मतलब यह है कि इंस्टीट्यूट भी जानती है कि मिनिमम जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड है फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए, उतनी ही चीज़ें आपको CAFM में दी हुई है। आप लकी हैं कि इस बैच में हैं आप, क्योंकि हमारे समय में मैंने आपको बताया कंपनी अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट तीनों 100 मार्क्स के हुआ करते थे। आज तो आपके पास सिर्फ 60 प्लस 40 का रेशियो है। तो आप समझ लीजिए कि फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए मिनिमम जितने चैप्टर्स की और सिलेबस की रिक्वायरमेंट है वही इंस्टीट्यूट ने दिया है। दूसरा, क्या कारण है कि बच्चों को 1-1 डिजिट में मार्क्स मिले हैं? सबसे पहला रीज़न है लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। देखिए, स्टूडेंट कॉस्ट कंपनी अकाउंट्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में प्रॉब्लम इसीलिए फेस करता है क्योंकि उन्हें चैप्टर्स का मतलब ही नहीं पता है, उन्हें चैप्टर्स का पर्पस ही नहीं पता है, उस चैप्टर में क्या करना है यही नहीं पता होता है, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो मार्क्स आएंगे कैसे बेटा? दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्री ऑक्यूपाइड माइंड। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डे 1 से किसी सब्जेक्ट के बारे में इस तरीके से डर क्रिएट कर लेते हैं अपने माइंड पे, इस तरीके से अपने माइंड में कुछ चीज़ें गढ़ लेते हैं कि वो अंत तक रहती है। मैं उदाहरण के तौर पे अपने बैच का एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे बैच में लगभग 40 बच्चे थे। जब कॉस्ट अकाउंटिंग का पहला लेक्चर था, उस लेक्चर से लेके उस फर्स्ट डे से लेके आखिरी दिन तक कुछ बच्चों ने इस तरीके से दिमाग में
डर क्रिएट कर लिया था कॉस्ट अकाउंटिंग का कि वो उनके रिजल्ट में रिफ्लेक्ट हुआ। कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट था हमारे समय पे जिससे बच्चे घबराते थे, उस सब्जेक्ट में भी बच्चों के सिंगल डिजिट आते थे। मैंने पहले दिन से ही कॉस्ट अकाउंटिंग को अपना स्ट्रेंथ बनाकर रखा था ग्रुप 1 से। मैं ये समझ चुका था कि मेरे लिए न्यूमेरिकल एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो मैंने पहली बात तो कभी भी प्री ऑक्यूपाइड माइंड क्रिएट नहीं किया कि ये सब्जेक्ट टफ है या इजी है। मुझे पता था कि सारे सब्जेक्ट्स पे इक्वल मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके CS एग्जीक्यूटिव क्लियर होगा। तो दूसरा जो पॉइंट है प्री ऑक्यूपाइड माइंड, उसे आप हटा दीजिए। तीसरा है, बच्चे जब 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं तब उनके मार्क्स कम आते हैं। चौथा है टाइम मैनेजमेंट की कमी होना, क्योंकि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में अगर आप एक क्वेश्चन पे ज़्यादा समय दे देंगे तो बाकी के क्वेश्चंस के लिए आपको समय कम मिलेगा और जो क्वेश्चन बन भी रहा होगा वो भी नहीं बन पाएगा। और 100 मार्क्स का पेपर न अटेम्प्ट हो पाना, टाइम मैनेजमेंट का न हो पाना, इसका सबसे बड़ा कारण है प्रैक्टिस का न होना। तो ये ऐसे कुछ कारण है बेटा जिसके कारण बच्चों के सिंगल डिजिट में मार्क्स आए हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके मार्क्स 60+ आए हैं। उन्होंने ऐसा क्या किया, मैंने ऐसा क्या किया जिससे कि ये तीनों सब्जेक्ट्स वीक होने के बावजूद इसको मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया। आइए पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बताता हूं कि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स को मैंने कैसे क्लियर किया। बेटा सबसे पहली चीज, मैंने अपने फैकल्टी के ऊपर 100% ट्रस्ट रखा। मैंने अपने फैकल्टी के दिए हुए नोट्स के ऊपर 100% ट्रस्ट रखा, उनके पढ़ाए हुए बातों पे 100% ट्रस्ट रखा, और जितने भी क्वेश्चंस वो क्लास में कराते थे उन्हीं क्वेश्चंस को मैं घर आके 3 बार सॉल्व करता था। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आएगा, सर फिर तो आप रटने की कोशिश करते थे। बेटा देखिए, कोई भी स्टूडेंट जो है ना न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को रट नहीं सकता और रट के पास नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक कि आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगा एग्जाम में आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि एज इट इज़ क्वेश्चन तो देगा नहीं। तो क्या कारण था कि मैं 3 बार किसी क्वेश्चन को सॉल्व करता था। एक बार हमने क्लास में क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके बाद घर आके उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करता था, ये चेक करने के लिए कि मेरी क्लास में कितनी अटेंटिवनेस थी और मेरे दिमाग में कितना कॉन्सेप्ट घुसा है और कितना याद रहा है, कितना रिटेन में कर पाया कॉन्सेप्ट को। उसके बाद मैं जब दूसरी बार सॉल्व करता था तो मुझे ये समझ में आता था कि कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो और बेहतर ढंग से क्लियर हो रहे हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स जो हैं वो और बेहतर ढंग से क्लियर हो रहे हैं। और जब मैं तीसरी बार सॉल्व करता था सारे कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में इस तरीके से बैठ जाते थे कि ये कभी ना भूलने वाले होते थे, और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन आता था तो वो मुझसे बन जाता था। तो मैंने हर एक क्वेश्चन को 3 बार इसलिए प्रैक्टिस किया ताकि मैं अपनी वीकनेस पे वर्क कर सकूं और मेरे दिमाग से किसी भी प्रकार का जो डर है वो ख़त्म हो सके। आप सोचिए कि अगर आप एग्जिस्टिंग क्वेश्चन को ही नहीं बना पा रहे हैं तो आप नए क्वेश्चंस पे जंप करके अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे बेटा। इसीलिए अपने फैकल्टी के दिए हुए बुकलेट को हमेशा ये मान के चलिए कि यही है जिसको मुझे 100% पहले कवर करना है, फिर मैं दूसरे नए क्वेश्चंस के ऊपर जंप करूंगा। सो ऑलवेज बी सेटिस्फाइड विद फैकल्टीज बुकलेट, जो आजकल के बच्चे नहीं कर रहे हैं। आजकल के बच्चे इतने ज़्यादा रिसोर्सेस से ओवरलोडेड हो चुके हैं कि उनके पास हर एक फैकल्टी का लगभग वीडियो है, हर एक फैकल्टी का उनके पास नोट्स अवेलेबल है टेलीग्राम के माध्यम से। तो उन बच्चों को ये लगता है कि ये भी कवर कर ले, ये भी कवर कर ले, ये भी कवर कर ले, और होता कुछ भी नहीं है, कुछ भी कवर नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जिस फैकल्टी से आपने CFM पढ़ा है उनके बुकलेट को, उनके पहले लेक्चर्स देखिए, उनके बुकलेट को कवर कीजिए, और उसके बाद आप जब इसमें कॉन्फिडेंट हो जाएं तब आप नए क्वेश्चंस पे जंप कीजिए। मैंने यही स्ट्रेटेजी फॉलो की है। अगला है कि आप उन स्टूडेंट से अपना कंपैरिजन न करें जो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल में अच्छे हैं। मेरा एक फ्रेंड था CS एग्जीक्यूटिव में, अमन। हम दोनों डेडिकेटली पढ़ते थे एग्जीक्यूटिव के लिए, साथ में पढ़ते थे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स को। उसका न्यूमेरिकल काफ़ी अच्छा था, मेरा न्यूमेरिकल वीक था, लेकिन हमने एक दूसरे से कभी कंपैरिजन नहीं किया। अगर मैं कंपेयर कर लेता उससे तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लूज हो जाता न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में, क्योंकि वो बहुत अच्छा था न्यूमेरिकल में और मैं उतना अच्छा नहीं था न्यूमेरिकल में।
हम दोनों ने काफ़ी अच्छे से एक दूसरे का साथ निभाया सीएस एग्जीक्यूटिव में और प्रिपेयर किया, जिससे कि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स पे मेरा कॉन्फिडेंस भी डेवलप हुआ। और जब भी आप किसी दूसरे व्यक्ति से अपना कंपैरिजन करेंगे, आपका मोटिवेशन काफ़ी लो हो जाएगा, खास करके उस समय जब आप किसी चीज़ में वीक है। अपने स्ट्रेंथ पे फोकस कीजिए। मैंने अपने स्ट्रेंथ पे फोकस किया कि भाई मेरी स्ट्रेंथ क्या है। मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं हार्ड वर्क कर सकता हूं। मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैं एक क्वेश्चन को 3 बार सॉल्व करूं। मुझे कोई शर्म नहीं है कि कोई मुझे रट्टू तोता बोले। मुझे कोई शर्म नहीं आती है कि अगर कोई मेरे बारे में कोई जजमेंट क्रिएट करे। तो मैंने 3 बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया। उसका पीछे मेरा कारण था। लोग क्या सोचते थे उस पर मैं नहीं गया। मुझे क्या चाहिए, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी क्या वीकनेस है, उस पर मैंने फोकस किया। और लास्ट है बेटा स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन। मुझे पता था कि मेरी वीकनेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। मैंने आपको पिछले वीडियो में टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ बातें बताई थी। मुझे एकदम दिमाग में क्लियर था कि डायरेक्ट टेक्स्ट को मैं कितना भी पढ़ लूं, उस पर मैं अगर 80% एफर्ट डालूंगा 20% आउटपुट मिलेगा। तो मैंने अपना फोकस एफर्ट शिफ्ट किया इनडायरेक्ट टेक्स्ट के ऊपर। मैंने समझ लिया कि इस पे अगर मैं 20% भी एफर्ट डालूं तो 80% रिजल्ट मुझे मिलेगा, क्योंकि वो इजी था। तो आपको भी CAFM को स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर करना है। कैसे, आइए समझते हैं। स्ट्रेटेजी टू क्लियर CAFM। देखिए बेटा, आपका ये जो सब्जेक्ट है ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और दूसरा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपके 60 मार्क्स का वेटेज रखता है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका 40 मार्क्स का वेटेज रखता है। इसमें आपके जो नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं कंपनी अकाउंट्स में वो ज़्यादा हैं और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपके नंबर ऑफ चैप्टर्स कम हैं। अगर मैं डिफिकल्टी लेवल और इंटरेस्ट लेवल की बात करूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो मुझे हमेशा से फाइनेंशियल मैनेजमेंट ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा है एज कंपेयर टू कंपनी अकाउंट्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक कंप्लीटली नया सब्जेक्ट था हमारे लिए CS प्रोफेशनल में। तो मैंने पहले दिन से प्री ऑक्यूपाइड माइंड कभी नहीं बनाया कि ये सब्जेक्ट टफ है। उल्टा मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगा और इसका सारा श्रेय जाता है मेरे फैकल्टी को जिनसे मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। लकीली वो उनका लास्ट बैच था CS प्रोफेशनल को पढ़ाने का। तो मैं काफ़ी खुश नसीब मानता हूँ खुद को कि CA पवन करमिले सर ने मुझे फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाया और उनकी आशीर्वाद से मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लियर किया विद इंटरेस्ट। क्या स्ट्रेटजी फॉलो की जाए? सबसे पहला आपको पहला जो फोकस करना है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे। पहला फोकस हमेशा किस पे होगा बेटा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे। इसमें आपको हाई वेटेज चैप्टर्स को पॉइंट आउट करना है, जैसे कैपिटल बजटिंग। देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट और हाई वेटेज रखते हैं। कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल और आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर को मैं अलग अलग नहीं मानता, मैं एक ही में कंसिडर करता हूं उसको। तो ये जो आपके 3 से 4 चैप्टर्स हैं, इनको आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पार्ट है वो बहुत ही अच्छे से और कम समय में हो जाएगा। इसके अलावा जो दूसरे चैप्टर्स है इसको भी आपको प्रायोरिटी बेसिस पे कवर करने, प्रायोरिटी ओवर कंपनी अकाउंट्स। इसका मतलब है कि 40 मार्क्स को आप इस तरीके से कवर कर लीजिए कि इससे कोई भी क्वेश्चन आए वो आपसे बन जाए। स्ट्रेंथ पे फोकस कीजिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे फोकस कीजिए। आप देखेंगे कि लगभग हर फैकल्टी यही कहते हैं कि भाई आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे फोकस करना है। कुछ तो रीज़न होगा कि वो बार बार कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे फोकस करो, क्योंकि बेटा ये कंपेरेटिवली ईजी है। अब 10 चैप्टर्स हैं आपके कंपनी अकाउंट्स में और है सिर्फ 60 नंबर का। यहाँ पे आपको लगभग 8 चैप्टर कवर करने हैं। इसमें से मैं अगर थियरी हटा दूं तो आपको ये 40 मार्क्स है और लेवल अगर देखा जाए तो FM का इजी है। अब कंपनी अकाउंट्स कैसे कवर किया है तो देखिए, कंपनी अकाउंट्स में आपको कुछ हाई वेटेज चैप्टर्स को प्रायोरिटी बेसिस पे करने हैं। जैसे आपका हो गया अकाउंट्स फॉर शेयर कैपिटल। क्लास 12th से लेके जब तक के कंपनी अकाउंट्स है, आपको शेयर कैपिटल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मिलेगा ही मिलेगा। 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। दूसरा है आपका अकाउंट्स फॉर डिबेंचर्स। तीसरा है कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स। इसके बाद आपका
चौथा आता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड नेक्स्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स है बेटा जो आपको बहुत अच्छे से करने हैं, प्रायोरिटी बेसिस पे करने हैं, ताकि आपका हाई वेटेज कवर हो सके। दूसरा है थ्योरी। मुझे ये पता था कि मेरा थ्योरी अच्छा है, मैं थ्योरी लिख सकता हूँ, तो मैंने ये भी फोकस किया कि भाई कंपनी अकाउंट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे थ्योरी पूछे जाते हैं। उन थ्योरीज को मैंने बहुत ही अच्छे से कवर किया था, उसके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी किए थे, जिससे कि मेरा हाई वेटेज चैप्टर प्लस थ्योरी मिला के मैं CS एग्जीक्यूटिव में ये तीनों न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स को क्लियर कर पाया। अब सवाल है कि सिर्फ अगर थ्योरी करके चले जाए तो बेटा फेल हो जाओगे, सिर्फ न्यूमेरिकल करके चले गए तो चांस है कि थ्योरी आपसे बन जाए, क्योंकि जो कॉर्पोरेट अकाउंट्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो थ्योरी होती है वो कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल बेस्ड होती है। अगर आपने न्यूमेरिकल अच्छे से किया है, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल गई है, तो आप थ्योरी अपने मन से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, आपको अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करना है। एक बार मैं समराइज कर देता हूँ कि किस तरीके से आपको CFM कवर करना है। सबसे पहला फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर फोकस कीजिए। दूसरा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के हाई वेटेज चैप्टर्स को ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तीसरा, अगर आपके पास समय है तो आपको पहला फोकस किस पे करना है बेटा? आपको पहला फोकस करना है हाई वेटेज चैप्टर्स पे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप करने पे, बुकलेट जो फैकल्टी से मिला है उन क्वेश्चंस को कवर करने के लिए। इन सभी चीज़ों को जब आप कंसिडर करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली CAFM में बहुत बेहतर कर सकते हैं। सिंगल डिजिट से 60+ मार्क्स की जो जर्नी है वो आराम से कवर हो जाएगी अगर आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिन भी फ्रेंड्स को CAFM में बहुत ज़्यादा डर लगता है या दिक्कत होती है। इसके अलावा कुछ अगर चीज़ें मिस आउट हो गई होंगी, आपको इससे रिलेटेड और कुछ प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस पर मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। रिवीजन सीरीज़ जो है उसके अंतर्गत आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कल से स्टार्ट हो जाएगी बेटा। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के माध्यम से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास में मतलब वीडियो में लिखेंगे। मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा और आपको पेन पेपर लेके बैठना है, एक सेपरेट कॉपी बना लीजिएगा और रिवीजन घर पे कीजिएगा, खुद से कीजिएगा या रिवीजन लेक्चर देख के कीजिएगा, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप मेरे पास कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सब्सक्राइब मैक्स स्टडीज बाय CS मयंक अग्रवाल यूट्यूब चैनल। See you again in the next video. बहुत बहुत धन्यवाद।